डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस के झा सर की बुक्स। किसकी? एस के झा सर की बुक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो एस के झा सर द्वारा लॉन्च की गई थी, जो ब्रह्मास्त्र बुक है। और इसके हम क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइंड करेंगे। और हो सकता है उसके जो ऑप्शन होते हैं उसको भी अच्छे से तोड़ दें। और जिस प्रकार से एस के झा सर ने आपको पढ़ाया उसी प्रकार से मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसी प्रकार से अब आगे हम आज पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब कि मात्रक तथा विमा। आज हम चैप्टर फर्स्ट मात्रक एवं विमा पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 पे घात माइनस 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे घात माइनस 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर। तो इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे घात माइनस 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे घात माइनस 12। क्या होता है? 10 पे घात माइनस 12। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10 पे घात माइनस 12। और 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे घात माइनस 9 हो गया। और 1 पिकोग्राम बराबर हो गया 10 पे घात माइनस 12। 1 पिकोग्राम बराबर 10 पे घात माइनस 12। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन होता है 10 पे घात माइनस 6। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पे घात माइनस 6 मिलीग्राम। 10 पे घात माइनस 6 मिलीग्राम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पे घात माइनस 6 मिलीग्राम। क्या होता है? 10 पे घात 6 माइनस मिलीग्राम होता है। तो अपन गुणा में घातें क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो 10 पे घात माइनस 3 लिख लेंगे, फिर इंटू 10 पे घात माइनस 3 लिख लेंगे। तो अब ये टूट जाए। अब 10 पे घात माइनस 3 को मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। 10 पे घात माइनस 3 को मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 10 पे घात माइनस 3 को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पहले अपन ने क्या किया? 1 माइक्रोन कितना होता है? 10 पे घात माइनस 6, तो 6 मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो वो 10 पे घात माइनस 3 बचेगा। ठीक, और मिलीमीटर को कैसे डिफाइंड करते हैं ये तो सभी को पता है, क्योंकि बटे में पहुंच जाती है, घाते नंबर्स होती है। और इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? सॉरी, क्वेश्चन 1 पार्सेक। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर। ये मात्रक ध्यान रखना है, मीटर में होता है। देखो यहाँ किलोमीटर दिया है और यहाँ मीटर दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ मिलीमीटर दिया है। तो काय में होता है? 10 पे घात माइनस 15 9.46 गुणे 10 पे घात 15। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और इसी चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 पार्सेक बराबर होता है 1 पार्सेक बराबर होता है 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
और निम्नलिखित में से किसकी कोई विमा नहीं होती है? किसकी कोई विमा नहीं होती है? तो सापेक्ष घनत्व की कोई विमा नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। सापेक्ष घनत्व की कोई विमा नहीं होती है और सापेक्ष घनत्व की कोई विमा नहीं होती है। और तो इसी प्रकार से कई ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती है, जैसे कि आपेक्षित घनत्व की हो गई। क्या हो गया? आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व की कोई विमा नहीं होती है और घर्षण गुणांक की भी कोई विमा नहीं होती है। घर्षण गुणांक की कोई विमा नहीं होती। आपेक्ष आर्द्रता की भी कोई विमा नहीं होती है। आपेक्षित आर्द्रता की भी कोई विमा नहीं होती। इसी प्रकार से विकृति की भी कोई विमा नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विकृति का पूछा जाता है। विकृति की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, ये सब मात्रकहीन और विमाहीन राशियां होती हैं। कौन सा हो गया? एक आपेक्षित घनत्व हो गया, एक घर्षण गुणांक हो गया, एक आपेक्षित आर्द्रता हो गई, एक विकृति हो गई और यहाँ सापेक्षित घनत्व। ठीक है, समझ में आ गया ना? 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और न्यूटन मीटर भी होता है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर ये भी होता है ऊर्जा का। तो इसमें आ जाएगा सभी आ जाएगा इसमें। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन हो गया है। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किन भौतिकों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो आपने कार्य और ऊर्जा का सूत्र पढ़ा होगा, भार बल का पढ़ा होगा, आवेग और संवेग का पढ़ा होगा। तो इसमें अपन क्या कर लेते हैं, इनका मात्रक निकाल लेते हैं। जैसे इसका मात्रक निकाल लिया, इसका मात्रक निकाल लिया, इसका मात्रक निकाल लिया। तो ये सभी के मात्रक, जैसे आवेग और संवेग का मात्रक समान होगा तो आवेग और संवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड होता है संवेग और आवेग का मात्रक। भार और बल का मात्रक होता है, भार और बल का मात्रक तो सभी ने पढ़ा होगा कि न्यूटन होता है। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो बल और दाब का कोई मात्रक नहीं होता। बल का मात्रक तो न्यूटन होता है और दाब का मात्रक अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैं। तो क्या सूत्र नहीं है? तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। ऑप्शन 7 का डी। अब पढ़ेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो बल आघूर्ण का आप सभी को सूत्र पता होगा कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे बल बाहु। बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बल बाहु। ठीक, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बल बाहु। तो
तो इसी प्रकार से ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है समान द्रव्यमान के दो पिंड, मतलब क्या कह रहा है, एक समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो P1 और इंटू P2 का अनुपात कितना है, 2/3। कितना है, 2/3। तो पूछा क्या है, इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए, काइनेटिक एनर्जी, इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी K इंटू ई फर्स्ट बराबर होता है P1²/2m। अब इसी प्रकार से K काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 2 बराबर क्या हो जाएगा, P2²/2m क्या हो जाएगा। अब इसको अपन बटे के रूप में लिख दो भाई, K क्योंकि ऊपर दिया है P1 इंटू P2, तो इसको भी लिख दो। तो क्या होगा कि P1²/2m बटे P2²/2m, 2m से 2m कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P1²/P2²। तो P1 कितना था, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4:9। कितना आएगा, 4:9। इसका आंसर 4:9। समझ में आ गया ना सभी को, गतिज ऊर्जा बराबर होता है ये, ठीक। इसी प्रकार से देखो ये ऑप्शन ये सही है, ठीक। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक मेन चीज़ है भाई, जहाँ मूल आ जाए तो उसको हम एसआई मात्रक में डिफाइन करेंगे, मूल इकाई, या फिर इकाई आ जाए या मूल इकाई आ जाए तो काय में डिफाइन करेंगे, एसआई मात्रक में। तो एसआई मात्रक पूछा है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे 10वें 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है, वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो वेबर प्रति सेकंड के बराबर क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है वोल्ट, ठीक। समझ में आया, वेबर प्रति सेकंड के बराबर। देखो वेबर प्रति सेकंड ई समानुपाती d/d/e। अब इसको क्या कहा गया है, वोल्ट, ठीक। तो वोल्ट बराबर और ये डी को क्या कहते हैं, वेबर, ठीक। डी को क्या कहते हैं, वेबर। और वेबर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो उसमें पूछा है वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो क्या होता है, वोल्ट, ठीक। आगे समझ में, वेबर प्रति सेकंड, डी फाई को क्या बोलते हैं, वेबर। तो इसमें फाई को वेबर बोलते हैं, तो और प्रति सेकंड, ठीक है। तो जब ये ठीक है, समझ में आ गया। तो चले आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है। किसी पदार्थ को मापने के लिए कौन सी इकाई की ज़रूरत पड़ती है। देखो कैंडेला का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता होता है। और मीटर का मात्रक क्या होता है, दूरी होता है। और केल्विन का मात्रक, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और मोल बचा है, तो मोल। किसी पदार्थ की मात्रा काय में मापी जाती है, मोल में,
किसी पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? मोल में। किस में मापी जाती है? मोल में। किसी पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी प्रकार से 13वें क्वेश्चन की तरफ। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या क्या होती है? व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। क्या होती है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। क्या होती है? किलोवाट। देखो यहाँ प्रति घंटा लिखा है, यहाँ वाट प्रति घंटा लिखा है, यहाँ वाट घंटा लिखा है। किलोवाट प्रति किलोवाट घंटा, तो क्या होती है? किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थर्मोडायनामिक की तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई क्या होती है? मतलब सेल्सियस की क्या होती है? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की क्या होती है तापमान इकाई? और सेल्सियस को काय में मापा जाए? सेल्सियस को तो तापमान की होती है, और केल्विन काय की होती है? केल्विन थर्मोडायनामिक की इकाई केल्विन होती है। थर्मोडायनामिक की इकाई केल्विन होती है। और रेडियन काय का मात्रक होता है? रेडियन कोण का मात्रक होता है। फ़ारेनहाइट को हम काय में नापते हैं? तापमान में। सेल्सियस किसी की इकाई नहीं होती है शायद, ये कन्फर्म मुझे पता नहीं है। लेकिन रेडियन को काय में मापते हैं? रेडियन को कोण में मापते हैं। रेडियन को किस में? कोण में। ठीक है। और केल्विन तो थर्मोडायनामिक की तापमान की इकाई है। फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट को क्या है? तापमान। ठीक है। इसी प्रकार 15वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय तापमान की मूल इकाई है? ऊष्मीय तापमान की कौन सा ऊष्मीय तापमान की मूल इकाई है? ऊष्मीय तापमान की मूल इकाई है, तो ये कौन सा हो सकता है? आप बताइए। केल्विन। क्या हो सकता है? केल्विन, क्योंकि मोल काय की होती है? पदार्थ की मात्रा की मोल होती है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता की काय होती? कैंडेला होती है। मीटर दूरी की होती है, दूरी की मीटर होती है। और कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता की, और मोल होती है पदार्थ की मात्रा की। पदार्थ के मात्रा की मोल होती है, और कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता की। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो ऊष्मा गति की तापमान की मूल इकाई क्या हो जाएगी? केल्विन। टेस्ला की इकाई है। टेस्ला, ये ध्यान रखना। चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ये देखो, चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह घनत्व। चुंबकीय प्रवाह घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय प्रवाह घनत्व, ये काय की इकाई होती है? चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय प्रवाह का घनत्व। ठीक है। और चुंबकीय प्रवाह का घनत्व। ये टेस्ला की मूल इकाई क्या होती है? चुंबकीय प्रवाह का घनत्व। ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। और यदि देखो, यहाँ चुंबकीय प्रवाह घनत्व आ जाए या चुंबकीय प्रवाह की तीव्रता आ जाए, चुंबकीय प्रवाह तीव्रता, चुंबकीय प्रवाह की तीव्रता आ जाए तो ये काय की होती है? टेस्ला की होती है। और चुंबकीय प्रवाह का एक घनत्व आ जाए तो भी ये उसी की होती है। चुंबकीय क्षेत्र आ जाए,
चुंबकीय क्षेत्र। ये सभी इकाई की होती है, टेस्ला की होती हैं। टेस्ला की एसआई, यदि इकाई पूछ दे तो एसआई मात्रा पूछता है। तो इसकी क्या होती है? चुंबकीय प्रवाह का घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाई असत्य क्यों है, ये भी रीजन होता है। और दाब की मापनीय इकाई मीटर होती है, तो दाब की मापनीय इकाई मीटर तो होती नहीं है। सबसे पहला कारण तो यही आ गया, तो हो सकता है यही है सब। तो आगे पढ़ के देख लेते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतल होता है, तो वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है। जैसे कि तुम कूलर चलाते हो तो कूलर में वाष्पीकरण के कारण रूम में शीतलन आ जाती है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, तो पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। और पीतल 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण, तो ये भी सही है। तो गलत कौन है? पहला। दाब की मापनीय इकाई मीटर नहीं होती है। दाब की मापनीय इकाई मीटर नहीं होती। दाब की क्या होती है? पास्कल। दाब की क्या होती है? दाब की पास्कल। ठीक। किस निश्चित स्तर से ऊपर किस निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो फेदोमीटर। देखो जो मतलब फेदा या भेदा टाइप का इंसान होता है, वो मतलब जल में डूब जाता है, तो द्रव की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रव की गहराई। ठीक। और अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वाट मीटर तो कोई होता नहीं है, वाट मीटर ये गलत है। तो अल्टीमीटर काय की हो गई? किसी निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर। उसे क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। क्या है? बैकिरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बैकिरल। एम्पियर काय की होती है? एम्पियर काय की होती है? विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर होती है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की होती है। और कोबाल्ट होती है। कैंसर के उपचार के लिए जो किरणों का प्रयोग किए जाते हैं उसे कोबाल्ट बोलते हैं। कोबाल्ट कैंसर के उपचार के लिए। एम्पियर काय की होती है? विद्युत धारा की होती है। विद्युत धारा के उत्तर डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की होती है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या? देखो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र था और चुंबकीय, अभी मैंने बताया था ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रवाह का घनत्व, क्या बोला था मैंने कि बताइए तुम खुद, क्या बताया था? चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला बोला था ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र और तो क्या होती है? टेस्ला ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और एम्पियर देखो अभी बताया था जस्ट, एम्पियर धारा, विद्युत धारा। ठीक। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझ में आ रहा है ना सभी को? कमेंट्स जरूर कीजिए। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है, देखो 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है
10 पे घात माइनस 15 मीटर। आगे चलते हैं इसी प्रकार। जी की इकाई है, जी की इकाई है। तो जी की इकाई इन्होंने पूछा है, कह रहे जी की इकाई है। तो सबसे पहले F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब जी पूछा है उन्होंने। ये पहला द्रव्यमान हो गया, ये दूसरा द्रव्यमान हो गया, आर त्रिज्या हो गई, और ये बल हो गया, और ये गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व हो गया। तो जी बराबर क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। ठीक, तो अब एफ तो क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और आर स्क्वायर मीटर हो गया, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, और पृथ्वी m1 इंटू द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान को क्या मापते हैं, किलोग्राम में। तो क्या हो सकती है, 22 का सी। ठीक, तो यहाँ के देखो ये एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब इसको तोड़ो। एफ का हो गया, बल था तो न्यूटन में टूटेगा, काय में टूटेगा, न्यूटन में। और आर स्क्वायर मीटर में चेंज हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे, और मीटर तो किलोग्राम में होता है ना द्रव्यमान, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो काय में टूटा, देखो ये टूट गया ना, टूट गया, ध्यान से देख रहे हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग इकाई का मात्रक है। तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को जो मापा जाता है, अभी मैंने जस्ट बताया था, खगोलीय दूरी हो, खगोलीय इकाई से मापते हैं। तो काय से पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग लंबाई का मात्रक है। तो खगोलीय दूरी क्या है, खगोलीय दूरी जूल तो कैसे भी नहीं हो सकता, ना केल्विन होता, ना किलोमीटर होता है। यदि मीटर होता तो एक छोट सोच भी लेते। चलो आगे चलते हैं इसी प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई नहीं है। देखो एसआई इकाई नहीं है, देखो एसआई इकाई की कंडीशन होती है। एक एसआई होती है, और सीजीएस भी होती है, और एक और होती है। तो एसआई इकाई, ठीक है। तो पहले तो ओम देख लेते हैं कि भाई ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। न्यूटन एम्पियर विद्युत धारा का होता है कैलोरी। अब इसमें पूछा एसआई इकाई, तो कुछ देख लेते हैं, जैसे ऊष्मा हो गया, ताप हो गया। अब एसआई और सीजीएस, एसआई और सीजीएस। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है एसआई मात्रक। और यदि ताप का पूछा जाए सीजीएस मात्रक, तो क्या होता है, डिग्री सी। ठीक है, आया ना समझ में। यहाँ केल्विन फारेनहाइट ये आया ना समझ में। वहाँ मैंने बताया तो क्या होगा, एसआई मात्रक नहीं है। तो देखो एसआई मात्रक जूल होता है, केल्विन होता है, कैलोरी नहीं होता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पेपर पर मिनट, पेपर पर मिनट, पीपीएम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पेपर पर मिनट।
तो आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? क्या पीपीएम का किया जाता है। 25 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन क्या किसकी इकाई होगा? ज्योति फ्लक्स की। देखो ल्यूमेन और इकाई है ज्योति फ्लक्स की और ज्योति तीव्रता ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की। ये प्रदीप्त पुंज होते हैं ज्योति फ्लक्स। ये प्रदीप जो स्वयं द्वारा अपना प्रकाश को मतलब रखते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया और तारे हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, इनका स्वयं का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बल की सीजीएस इकाई है। बल की क्या सीजीएस इकाई है? बल की सीजीएस इकाई है। बल की सीजीएस इकाई क्या होती है? डायन होती है। देखो बल की यदि सीजीएस पूछ दे, सीजीएस, देखो एसआई इकाई क्या होती है? बल की न्यूटन होती है, ठीक। और सीजीएस इकाई क्या होती है? डायन होती है। क्या होती है? डायन। क्या होती है? डायन होती है, ठीक। बल की। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या बोल रहे? किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम। अब जैसे अपवर्तनांक का पूछा है उसने, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई अपवर्तनांक को तो कभी पढ़ा नहीं होगा कि अपवर्तनांक का तुमने एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई राशियाँ साथ ही होती हैं, तो जी अपवर्तनांक का कहाँ से आ गया? तो अपवर्तनांक का इसकी कोई इकाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप लोगों को पता होगा किन किन राशियों का मात्रक नहीं होता है। तो एक अभी मैंने बताया था, विकृति का नहीं होता है, आवर्धनांक का नहीं होता है, आवर्धन का नहीं होता है, घर्षण गुणांक का नहीं होता है। ये सब मात्रकहीन और व्यवहीन राशि होती है। सापेक्ष घनत्व का नहीं होती, आपेक्ष आर्द्रता का नहीं होता है। ये मैंने बोला था ना, अभी बताया था, जस्ट क्वेश्चन अभी पीछे आगे निकल गया है जो। और प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं? प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं? प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं? ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं? तो प्लैंक के अचर में पहले तो अपने विमाएँ निकाल लें, या विमाएँ निकालेंगे तो टाइम लगेगा। तो विमाएँ मैंने निकाल के पहले से रख दी हैं कि रेखीय गति की क्या होती है? m सेकंड -1। और कोणीय संवेग प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं? प्लैंक के अचर में कोणीय संवेग की विमाएँ होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और बल का तो पता ही होगा कि बल की क्या होती है। बल के किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा की होती है ऊर्जा की किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ये बल और ऊर्जा की सेम होती है। इसी प्रकार रेखीय गति की होती है मीटर सेकंड -1। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। कोणीय संवेग की इसका प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं? कोणीय संवेग की। 28 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है? कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है लेकिन इसकी उसमें इकाई है? मतलब आयाम कौन सी, मतलब भौतिक मात्रा आयामहीन है और लेकिन
उसमें इकाई है, तो उसमें इकाई होती है कोणीय विस्थापन की भी होती है, कोणीय ठोस कोण की भी होती है, समतल कोण की भी होती है। तो इसी प्रकार से उपरोक्त सभी। इसी आगे चलते हैं 29। पारस्परिक प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या होती है? पारस्परिक प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या होती है? केवल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 5 क्वेश्चन में केवल 2 से 3 मिनट लूँगा। तो क्या होती है? हेनरी। पारस्परिक प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। वेबर की क्या होती है? फ्लक्स होती है। वेबर की फ्लक्स होती है। फैराडे की धारिता होती है। टेस्ला की चुंबकीय प्रवाह की क्षेत्र होती है। चुंबकीय प्रवाह की तीव्रता होती है और चुंबकीय क्षेत्र होती है टेस्ला। ठीक है, और इसलिए हेनरी क्या की होती है? पारस्परिक प्रेरक तत्व की एसआई इकाई होती है। इसी प्रकार से 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है तो डेसिबल काय की होती है? ध्वनि की तीव्रता की होती है। डेसिबल काय की होती है? ध्वनि की तीव्रता की होती है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की होती है। अश्व शक्ति काय की होती है? शक्ति की होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। और डॉप्सन ओजोन की होती है। क्या की होती है? O3। ठीक है, ओजोन की मोटाई नापने के लिए जो ओजोन परत जो पृथ्वी जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उसकी इकाई क्या होती है? डॉप्सन होती है। उसकी इकाई क्या नहीं होती है? ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। तो यही सही हो जाएगा डी, 31 का डी। ओडोमीटर, ऑडोमोबाइल, एक ऑडोमीटर होता है, एक ऑडोमोबाइल होता है। ठीक है, ऑडोमोबाइल में यात्रा की दूरी को नापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर में तो भैया चाल का मापन करेंगे, और टैकोमीटर में शाफ्ट की चाल का मापन करेंगे, और पेडोमीटर में गति का मापन करेंगे। साइकिल द्वारा पैडल चलाई जाती है, उसको पेडोमीटर में गति का मापन करेंगे। और ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से। ठीक है, ऑटोमोबाइल ये मोबाइल से। ठीक है, ओडोमीटर ऑटोमोबाइल। इसी प्रकार से आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान कीजिए। तो वाट बराबर क्या होता है? वाट शक्ति का मात्रक होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 हॉर्स बराबर होता है 746 जूल, 46 वाट, 746 वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। सब सेम आगे क्वेश्चन, ये भी सेम आगे क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? व्युत्पन्न इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? मोल व्युत्पन्न इकाई नहीं है। कौन सी? मोल। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है जिसकी कोई विमा नहीं होती है? तो मैंने अभी बताया था, देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया। और TCS में पूछा गया है 2022 में। अविमीय राशि विकृति की नहीं होती है। अविमीय राशि किस की नहीं होती है? अविमीय राशि किस की नहीं होती है? आपने पढ़ा होगा कि सापेक्ष घनत्व हो गया, आपेक्ष घनत्व हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, और आवर्धन हो गया, विकृति हो गया। इनकी अविमीय राशि होती हैं। ये सभी अविमीय राशि होती हैं।
तो इसी प्रकार से यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो सर ने पढ़ाया है वो अपने ऐप पर पढ़ाया, यूट्यूब पर कोई भी छात्र ने नहीं पढ़ाया है और ना किसी टीचर ने पढ़ाया है। ब्रह्मास्त्र बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है जो आगे के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और इससे यदि क्वेश्चन सभी पढ़ लेते हैं हम एक बार, तो आने वाले सभी एग्ज़ाम भी क्रैक हो सकते हैं। जो जैसे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, और कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो तो उसको हम क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आरआरबी बीएसएफ वाला भी है, उसमें वैकेंसी बढ़ चुकी है 15,000। एनटीपीसी में वैकेंसी अभी 8,000 आई है, 8,113 पद के आसपास आए हुए हैं। बल्कि एएलपी में वैकेंसी बढ़ चुकी है, टेक्नीशियन में भी वैकेंसी बढ़ चुकी है। इसी प्रकार से ग्रुप डी में भी वैकेंसी जो आएगी वो भी बढ़ेगी और हो सकता है कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी आए। मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि 1 ही लाख आएगी, लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास ही आए, क्योंकि इन्होंने पिछली जो वैकेंसियाँ निकाली हैं और उसमें कोई भी किसी में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं दी हुई है। इसलिए हो सकता है कि ग्रुप डी में 1 लाख के आसपास आए। और जो बच्चों ने ITI करके रखी है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, और जो बच्चों ने अप्रेंटिस भी कर रखी है उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनका सिलेक्शन कुछ ही 20 से 25 क्वेश्चन यदि वो सही कर देते हो तो उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल, और सभी को ये शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि देखो एक मतलब सर आए हैं, कृष्णा सर, वो पढ़ा रहे हैं, तो कृपया कर को पढ़ लीजिए। और यदि पढ़ाना अच्छा लगा हो, यदि मैं आज तो थोड़ा मेरा पहली क्लास थी तो मैं थोड़ा झिझक रहा था, और मैं अगले से प्रयास करूंगा कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को हर चीज़ एक चीज़ अच्छे से समझा सकूं। और इसी प्रकार से ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करता हूं। तो थैंक यू भाई ऑल स्टूडेंट्स। और